So let us start our new lesson, Landscape of the Soul by Nathalie Travero. Landscape of the Soul में नथैली ट्रावेरो द्वारा चाइनीज आर्ट और यूरोपियन आर्ट्स के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उन्हें दो कहानियों के माध्यम से आपके सामने रखा गया है। यह तो इस कहानी का सार, पर जैसा कि मैं आपसे हमेशा ही कहता हूं कि इन इंग्लिश वी बेसिकली ड्वेल्स ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स, द यूज ऑफ सेंटेंस एंड द वे इंग्लिश इज बीइंग यूज्ड। हमें इनमें शब्दों के चयन, वाक्यों की रचनाओं, इन पर भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। So let us start what Natalia Trevorrow is telling to us. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 18th century. A wonderful tale, एक बहुत ही शानदार कहानी जो कि वू डाओजी नाम के पेंटर के बारे में कही गई, जो कि 18वीं शताब्दी में हुआ करते थे। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuangzong to decorate a palace wall. उनकी जो अंतिम जो चित्रकारिता थी, जो पेंटिंग थी, वह एक लैंडस्केप थी, एक भूदृश्य था। कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर ज़ुआंगज़ोंग, जो कि जो टैंग एम्परर थे चीन के ज़ुआंगज़ोंग, उनके द्वारा बनाने के लिए वू डाओजी को अधिकार दिया गया था। टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, जो महल की दीवारें हैं उन्हें सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, डेकोरेट सजाने के लिए। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन, सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। द मास्टर, चीन में किसी भी विधा के जानकार को मास्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर बता रहे द मास्टर, वो जो पेंटर थे वो डाओजी, हैड हिडन, उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने अपने कार्य को, हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन, अपने कार्य को एक पर्दे के पीछे छिपा दिया था। सो ओनली द एम्परर वुड सी, ताकि केवल वह राजा जो है, जो एम्परर है, सम्राट है, केवल वह उसे देख सके। फॉर अ लॉन्ग व्हाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट्स, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, man on hilly paths, birds in flight. For a long while, बहुत देरों तक के, The emperor admired the wonderful scene. सम्राट ने क्या किया, उन्होंने उसमें जो शानदार नजारे थे उनकी उन्होंने बड़ी प्रशंसा की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, शानदार जंगल, हाई माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़, वाटरफॉल, झरने, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन इमेंस स्काई, उस अनंत आकाश में जो बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, मैन ऑन हिली पाथ, उस पहाड़ के घाटियों में आदमी चल रहा है, बर्ड्स इन फ्लाइट, पक्षी उड़ रहे हैं। इस प्रकार के नजारों को देखकर जो सम्राट थे उन्होंने उसकी बड़ी प्रशंसा की। लुक सर, सेड द पेंटर, In this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. पेंटर ने क्या कहा, देखिए सर, इस गुफा में जो कि उस पहाड़ के नीचे है, उसके तल पे है, उसके फुट पे है, dwells a spirit, dwells रहना, एक आत्मा रहती है। The painter clapped his hand, के बाद पेंटर ने क्या किया, पेंटर clapped his hand and the entrance to the cave opened. पेंटर ने हाथ से ताली बजाई और उस गुफा का द्वार खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड कैन कन्वे, और जो अंदर का नजारा था वह बड़ा ही शानदार था। स्प्लेंडेड, बड़ा ही शानदार, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, वह इतना शानदार था कि शब्दों में उसे समझा पाना, वह शब्दों के बियॉन्ड था, शब्दों के परे था, वह शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। प्लीज लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे, और उसके बाद पेंटर ने अपने महाराज से कहा, हाथ को उधर दिखाते हुए, माई मेजेस्टी, मेरे महाराज आइए मैं आपको रास्ता दिखाऊं। द पेंटर इंटर्ड द केव, और पेंटर उस केव में घुस गया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसा, वह दरवाजा जो था वह बंद हो गया।
and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. और इससे पहले कि वो जो आश्चर्यचकित राजा था वो कुछ हिल पाता या अटर अ वर्ड एक आध शब्द बोल पाता, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, वो जो चित्र थे वह भी उस दीवार से वैनिश्ड, गायब हो गए. नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डाउजीज ब्रूस वाज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड. वू डाउजी के ब्रूस का एक कतरा तक वहां नहीं बचा था और वह कलाकार फिर दुनिया में कभी नहीं देखा गया. यहाँ बताया जा रहा है कि पूरी पेंटिंग खत्म हो गई, गायब हो गई, वहां पे पेंटिंग के नाम पे कुछ भी नहीं बचा और फिर दोबारा वह कलाकार कभी देखा भी नहीं गया. सच स्टोरीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन. इस प्रकार की जो कहानियां हैं वो चाइना की जो चाइना की जो शास्त्रीय शिक्षा है, इस प्रकार की कहानियां आपको वहां पर दिख जाएंगी. वह बहुत ही महत्वपूर्ण उन शिक्षाओं का हिस्सा है. द बुक ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगजी आर फुल ऑफ देम. और कन्फ्यूशियस और गुआंगजी जैसे लेखकों की पुस्तकों में इन ऐसी कहानियों का आपको भरमार मिलेगा. दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन. और ये क्या करते हैं, यह हर गुरु को, उसके चेले को सही राह दिखाने में उनकी मदद करते हैं. दे, देम, ये है ये स्टोरीज. क्या है वह दे और देम? ये स्टोरीज हैं. ये स्टोरीज जो कि कन्फ्यूशियस और जुआंगजी के पुस्तकों में भरी पड़ी है, क्या करती हैं, मदद करती हैं किनकी, हर गुरु की अपने चेले को राह दिखाने की. बियॉन्ड द एनेक्डोट, छोटी कहानियों का संग्रह, उन्हें हम एनेक्डोट कहते हैं. बियॉन्ड द एनेक्डोट, इन छोटी कहानियों से परे, बियॉन्ड, परे, दे आर डीपली रिवीलिंग द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड. दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड. यह बड़े गहराई से जाके उस भाव को बाहर निकालती हैं जिसे हम कला मानते हैं. मतलब इन कहानियों से हमें उन भावनाओं का पता चलता है जिसे हम लिटरली कला का रूप मानते हैं. कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी, और अब इस कहानी से थोड़ा विपरीत, और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर, और एक दूसरी खूबसूरत प्रसिद्ध कहानी है एक पेंटर के बारे में, who wouldn't draw the eye of dragon he had painted. जिसने क्या नहीं किया, उसने एक ड्रैगन का चित्र बनाया पर उसकी आंख नहीं बनाई. For fear it would fly out of the painting. इस भय से कि कहीं वह उस पेंटिंग से बाहर निकल कर ना आ जाए. भाई ड्रैगन है, ड्रैगन के बारे में आप जानते हैं, आग उगलता है, वो बाहर आ जाएगा तो हमें जला देगा. इस भय से उस पेंटर ने उसे की आंख ही नहीं बनाई. यहां पर आप भाव को समझने का प्रयास कीजिएगा. उसने इतना सदृश्य चित्रण कर दिया था अपने चित्र का कि उसे लगने लगा था कहीं यह जीवंत ना हो जाए, यह बाहर ना आ जाए. With an old story from my native Flanders that I find most representative of Western. और ये जो कहानी है with an old story from my native Flanders. फ्लैंडर्स एक वेस्टर्न यूरोप का एक शहर है जहां पर यह कहानी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जहां पे आपको वेस्टर्न पेंटिंग, पश्चिमी कलाकारी का, चित्रकारिता का प्रतिनिधित्व होता हुआ प्राप्त होगा. मतलब ये जो कहानी है यह पश्चिमी देश, यूरोपीय पेंटिंग का एक नजारा है जिसमें हम चित्र के बाहरी आवरण से प्रभावित हो जाते हैं. इन 15th सेंचुरी एंटवर्प जो कि एक नॉर्दर्न बेल्जियम का एक शहर है, वहां 15वीं शताब्दी की बात है. अ मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटिन मेट्सिस, एक मास्टर ब्लैकस्मिथ मतलब एक लोहार हुआ करता था जिसे हम क्विंटिन मेट्सिस नाम से जानते थे. फेल इन लव विथ अ पेंटर्स डॉटर, वह एक चित्रकार की बेटी के प्यार में पड़ गया. द फादर वुडंट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, और जो पिता थे वह अपने इस प्रकार के काम करने वाले दामाद के लिए राजी नहीं थे. मतलब एक चित्रकार अपने आप को बड़ा प्रोफेशन वाले समझते हैं, एक लोहार से अपनी बेटी को शादी करने के लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थे. सो
Quinton sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened. So Quinton sneaked into the painter's studio. तो एक दिन क्या किया, तो उस लोहार ने जिसका नाम क्विंटन मेट्सिस है, उसने क्या किया, स्निक्ड इनटू, वह चोरी से उस पेंटर के स्टूडियो में घुस गए। पेंटर स्टूडियो मतलब जहां पे वो चित्रकार अपनी चित्रकारी इस कमरे में करता है। एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। और आपने देखा होगा कि एक पेंटर एक पैनल रखे होते हैं जिसमें वो चित्रकारी कर रहे होते हैं, तो वो पेंटर उसने एक नया पैनल लगा के रखा हुआ होगा, उसमें उसने एक फ्लाई, एक मक्खी या फिर कीड़ा उड़ने वाला, उसका उसने चित्र वहां बना दिया। विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, डेलिकेट रियलिज्म, इतना शानदार प्रत्यक्ष चित्रण था। डेलिकेट रियलिज्म का मतलब है एक ऐसी कला जो प्रत्यक्ष हो, आपको सही नजर आए, और वह इतना ज्यादा प्रत्यक्ष था दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वैट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। वो इतना वास्तविक था कि उस जो पेंटर है वह आया और उसे एक बार तो उड़ाने ही लगा था कि मेरे बोर्ड में कोई मक्खी बैठ गई है, इससे पहले कि उसे पता चल पाता व्हाट हैड हैपेंड, कि अरे भैया ये तो मक्खी नहीं है, ये तो चित्र है। और वह इससे इतना प्रभावित हुआ, क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, कि उसने तुरंत क्विंटन को अपना क्या बना लिया, अपना चेला बना लिया अपने स्टूडियो में। उसने अपने साथ उसकी बोले चित्रकारी सीखो तुम, बोले तुम मेरे चेले बन जाओ। ही मैरिड हिज बिलव्ड, और फिर क्विंटन को प्रेमिका मिली, उसने उससे विवाह किया। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, और अपने समय का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार बना। दिस टू स्टोरीज इलिस्ट्रेट व्हाट इच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। और यही दो कहानियां अपने उदाहरणों समेत हमें बताती है कि किस प्रकार से इन दो जगहों पर कला को समझा जाता है, उसे कैसे लिया जाता है। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, यूरोप में कला को किस प्रकार से लिया जाता है, एक इल्यूजन की तरह, उसकी जैसे वह एक आभास देता था हुए प्रतीत हो। जैसे आपने देखा यहाँ पर एक ऐसा चित्र बना दिया जो वास्तविक लग रहा हो। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और एशिया में किस प्रकार से कला को लिया जाता है, हमारे अंदरूनी जीवन के सार की तरह और हमारे अंदरूनी भाव के सार की तरह एशिया में कला को लिया जाता है। इन द चाइनीज स्टोरी, इस चाइनीज कहानी में द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड appreciates its outer appearance। आपने देखा कि राजा ने क्या किया, एक पेंटिंग बनाने का काम सौंपा और उसने उसके बाहरी आवरण की तारीफ की। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन तुरंत उस कलाकार ने अपने कला के वास्तविकता को, सच्चाई को उसे प्रदर्शित कर दिया, रिवील्स दिखा दिया। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंकर्ड, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। बड़ी गहरी लाइन है। राजा केवल अपने जीते हुए राज्य पर राज कर सकता है, टेरिटरी क्षेत्र, कंकर्ड जीता हुआ, राजा अपने जीते हुए क्षेत्र पर केवल राज कर सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विथ इन, पर केवल कलाकार ही वह व्यक्ति है जो उसके अंदर के रास्ते को उसे दिखा सकता है, उसकी सच्चाई से उसे वाकिफ करा सकता है। लेट मी शो द वे, द टाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और मेथड। मुझे रास्ता दिखाने दें, यही है डाओ, डाओइज्म, जिसका अर्थ होता है अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और मेथड, दोनों ही रास्ते और तरीके। आपको केवल रास्तों पर नहीं चलना है, तरीकों पर भी ध्यान देना है, यही डाओइज्म है। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और यही पूरे ब्रह्मांड के रहस्यमयी कार्यों का सार है। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल। पेंटिंग तो चली गई पर वह कलाकार ने अपने चरम को प्राप्त कर लिया। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, बिना किसी भौतिक प्रदर्शन के उस कलाकार ने अपने कला की चरम स्थिति को प्राप्त कर ली। यही होता है कलाकार।
A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a Western figurative painting. अब यहाँ पर दोनों के बीच में तुलना करने की बात कही यूरोपियन पेंटिंग्स और चाइनीज पेंटिंग में। जो चाइनीज पेंटिंग्स होती हैं वह आपको वास्तविकता नहीं दिखाती है, वो उसके अंदर के भाव को दिखाने का प्रयास करती हैं। किनके बनिस्पत? जैसा कि आपने वेस्टर्न पेंटिंग्स में देखा जो कि फिगरेटिव है, जो आपको उपमा के तौर पर दिखती है, मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन जिसका होता है। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes, जहां पे आपको जो यूरोपियन पेंटर्स होंगे, यूरोपियन जो चित्रकार होंगे, वह आपकी आंखों को लेना चाहेंगे एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली ही सॉ इट, और आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप उसके बनाए हुए चित्र को वैसा ही देखें जैसा उसने बनाया है, फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल। जिस भाव से उसने उस चित्र को बनाया है आप उसे उसी तरीके से देखें, ऐसा यूरोपियन पेंटर चाहेंगे। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, परंतु पर चाइनीज पेंटर एक ही दृष्टिकोण पर नहीं रुकते। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन, उनके जो लैंडस्केप होते हैं, उनके जो चित्र होते हैं वो वास्तविक नहीं होते। एंड यू कैन इंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप कहीं से भी उस पर घुस सकते हैं। देन ट्रेवल इन इट, आप वहां यात्रा कर सकते हैं, घूम सकते हैं उसमें। आप अपने नजरों को, यहां पर आप ध्यान देखिएगा, आपको लिटरली नहीं जाना है, आपकी आंखें उस पेंटिंग में कहीं से भी देखना शुरू करें, उनको पूरी तरीके से उसमें अपनी आंखों को लेके आप घूमें। द आर्टिस्ट क्रिएट अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, और आप पाएंगे कि उस कलाकार ने आपके आंखों के लिए रास्ते भी बनाए हुए हैं कि आप एक को देखने के बाद अपने आप आपकी जो नजर है वह दूसरे पर जाके टिकेगी। देन बैक अगेन, फिर आप वापस आएंगे इन अ लीजरली मूवमेंट, आप अपनी स्वेच्छा से। This even more true in This is even more true in the case of the horizontal scroll, और आप इसे एक horizontal scroll में भी सत्य पाएंगे। horizontal scroll आप चित्रों के सरकाने वाले, जो समतल रूप से जो सरका सरका कर हम देखते हैं चित्र, उनके बारे में बताया गया है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जिसमें आप एक पेंटिंग को फिर धीरे से निकालते हैं, देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर, फिर धीरे से आप उसको पलट कर दूसरा देखते हैं। एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, और आप उसमें समय का दायरा निश्चित करते हैं जो कि आप दूसरे किसी भी प्रकार की पेंटिंग में प्राप्त नहीं करेंगे। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, और आप पाएंगे कि वहां पर देखने वाले को प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रहना पड़ता है। Who decides at what pace he will travel through the painting, जो कि खुद यह तय करता है कि उसे किस गति से इस पेंटिंग को देखना है। लिटरली आप इस बात को समझिए कि आपको एक एल्बम दे दिया गया है, तो अब आप उसे जितना देर देखें, फिर पलटें, फिर जितना देर दूसरे को देखना है देखें, फिर पलटे, यह आपके ऊपर तय करता है कितना समय आपको व्यतीत करना है, ये आपके ऊपर है, और आप पूरे समय सक्रिय रहते हैं। यही है हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग से जो चाइनीज व्यू पॉइंट आपके सामने रखा जाता है। अ पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, और वह जो भागीदारी होती है पेंटिंग को देखने की, वह न केवल शारीरिक होती है बल्कि आपकी मानसिक भी होती है। मतलब आप केवल शरीर से उसमें नहीं जुड़े होते, अपनी मानसिकता से भी उसमें जुड़े होते हैं। द चाइनीज पेंटर डजंट वांट यू टू बोरो हिज आईज, चाइनीज पेंटर केवल आपके आंखों को नहीं चाहते, ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो नहीं चाहते कि आप केवल उसकी आंखों से देखें, वह चाहते हैं कि उसने सोच के साथ वह पेंटिंग बनाई है, आप उसके दिमाग में घुसिए और उसे देखने का प्रयास कीजिए। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, और चाइनीज पेंटर क्या कहते हैं, हमारा जो लैंडस्केप है वह एक आंतरिक है, स्पिरिचुअल है, भावनात्मक है, और कॉन्सेप्चुअल स्पेस, निराकार साकार ब्रह्म। यहां पर आपको एक एक्सट्रैक्ट थिंकिंग की बात की गई है। आप अपने वैचारिक, अपने विचारों को किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। दैट इज द कंसेप्चुअल स्पेस। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, और इसे ही हम
सेंसुई के तथ्य में प्राप्त करते हैं, लिटरली, जिसका अर्थ है माउंटेन वाटर, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। सेंसुई जिसका वास्तविक अर्थ है माउंटेन वाटर, जिसे दोनों को मिलाकर यह शब्द लैंडस्केप निकला है। भाई भूदृश्य में हम क्या देखते हैं? नदी, पहाड़। हम सबसे पहले भूदृश्य का क्या मतलब है? तो नदी, पहाड़, वही है शेंशुई। नदी, पहाड़। वाटर मतलब क्या है? पानी, नदी, पहाड़, और उसी से भूदृश्य शब्द का जन्म हुआ है। मोर देन टू एलिमेंट ऑफ एन इमेज, यह एक चित्र के दो तत्व हैं। दिस रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, और यही दो ध्रुवों को प्रदर्शित करते हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, और यही ब्रह्मांड के प्रति जो डाओ का जो दृष्टिकोण था उसे प्रदर्शित कर रहा है। द माउंटेन इज यांग, जिसमें माउंटेन को किसका रूप दिया गया है? यांग, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन सन, जो कि सीधा अनंत आकाश स्वर्ग की तरफ जा रहा है, स्थिर है, गर्म है, और सूर्य की तरह शुष्क है। वाइल द वाटर इज इन, जबकि इन क्या है? वह वाटर का द्योतक है। हॉरिजॉन्टल, समतल, एंड रेस्टिंग ऑन अर्थ, जो कि धरती पर आराम कर रही है। फ्लूइड, तरल, मॉइस्ट, नम, एंड कूल, ठंडी। तो यहां पर यांग और यिन के बारे में आपको बताया गया कि माउंटेन मतलब क्या है? यांग, जो कि पुरुष का द्योतक है, स्थिर, दृढ़, कर्म और शुष्क। यांग, यिन, जो कि नारी का द्योतक है, तरल, नम, ठंडी। The interaction of yin, the receptive feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Daoism. The receptive, जो प्राप्त करने वाली है, फेमिनाइन एस्पेक्ट, जो कि नारीत्व की भावना को, इस ब्रह्मांड के ऊर्जा के नारीत्व के स्रोत को प्रदर्शित करती है। एंड इट्स काउंटर पार्ट, और उसके विपरीत यांग, एक्टिव, सक्रिय, मस्कुलाइन, पुरुषत्व का द्योतक, इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डायोइज्म, और यही है डायोइज्म का आधारभूत तथ्य। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। और यहां पर बता रही हैं नथालिया जी कि हमेशा जिसे हम नजरअंदाज कर जाते हैं वह है तीसरा तत्व, द मिडिल वॉइड, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। उस स्थान को हम कहते हैं मिडिल वॉइड, मध्य का खाली स्थान। यह वह स्थान है जहां पे इस यीन और यांग, धरती और पहाड़ और नदी के बीच में जो मिलन होता है वह स्थान। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, जिसे आप जो प्राणायाम की, जो योग की जो कला है, उसके साथ उसकी तुलना कर सकते हैं। प्राणायाम मतलब ब्रेथ इन, रिटेन, एंड ब्रेथ आउट। सांस लीजिए, रोकिए, और सांस छोड़िए। यही है प्राणायाम, जिसे हम मिडिल वॉइड के रूप में देख सकते हैं। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज वॉइड वेयर मेडिटेशन ऑकर्स। और यही जो सांस का थमना है, सस्पेंशन, थमना, यही है वॉइड, यही है हमारे खाली स्थान का द्योतक, वेयर मेडिटेशन ऑकर्स, जहां आपके ध्यान मग्नता की शुरुआत होती है। मेडिटेशन, जब आप सांस को रोक लेते हैं, यहीं फिर आप ध्यान मग्न होना शुरू करते हैं। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, और इसीलिए यह जो मिडिल वॉइड है यह बहुत आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हिंस द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप।
और यही है इंपॉर्टेंस ऑफ वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। चाइनीज जो चित्रकारिता है उसमें जो यह सफेद, जहां पर कोई पेंटिंग नहीं की गई वह स्थान, उसका यही महत्व है। ये जो आपका मिडिल वॉइड है, ये वही मिडिल वॉइड है। जब आप पे चाइनीज पेंटिंग देखते हैं तो जो यह सफेद स्थान है जहां पे किसी रंग का इस्तेमाल ना किया गया हो, यही वो स्थान है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। और यही वह है जहां व्यक्ति अपना आधारभूत कर्तव्य प्राप्त करता है, इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड द अर्थ। और यही वह स्थान है धरती और आकाश के बीच में। He becomes the conduit of communication between both poles of the universe। और यही जो है क्या बनता है, कंजुइट, हार, एक साधन का काम करता है, ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। जो हमारे ब्रह्मांड के जो ध्रुव हैं, ब्रह्मांड के जो दोनों ध्रुव हैं, उनके बीच में संपर्क का यही साधन है। His presence is essential और इसीलिए इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। Even if it's only suggested, far from being lost or oppressed by peaks, he is Francois Chang's wonderful expression, the eye of the landscape. Even if it's only suggested, अगर यह केवल सलाह मात्र हो, यहाँ पे फ्रांसिस चैंग के शानदार एक्सप्रेशन को बताया जा रहा है, far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is the eye of the landscape। इन बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं उनसे दबाया या इन्हें घुमाया नहीं जा सकता, उनसे बहुत दूर यही है हमारे द आई ऑफ द लैंडस्केप का खास सार। यही आपको सारे भूदृश्यों के वास्तविकता से आपको जोड़ता है। यह जो कहानी है, ये द लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड। ये जो है ये लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग, उसका यह हिस्सा मात्र है और इसमें स्लाइटली एडिटेड, थोड़ा बहुत कुछ बदलाव किए गए क्योंकि चाइनीज जो टर्मिनोलॉजीज हैं उन्हें थोड़ा बदलने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद एक छोटा सा यहां पर आपको एक आउटसाइडर आर्ट के बारे में, कला के बारे में कुछ बताने का प्रयास किया है। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफेट mooted द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट रूट इन 1940, when French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest। जब जीन डुबुफेट ने 1940 में इस आर्ट ब्रूट नाम के कॉन्सेप्ट को रखा, द आर्ट ऑफ अनट्रेंड विजनरी वॉज इन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये जो अनट्रेंड लोगों का जो आर्ट था, यह बहुत ही कम लोगों के ध्यान का विषय था। From its almost veiled beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing art area of interest in contemporary art internationally। और अपने वास्तविक ढके छुपे से शुरुआत से आउटसाइडर आर्ट, ये जो आउटसाइडर आर्ट है वह धीरे 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 वास्तव में ज्यादा ही रुचि का विषय बनने लगा अपने समकालीनों के अंतरराष्ट्रीय कला के दृष्टिकोण से। The genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training। और यह जो शैली थी, यह उन लोगों के आर्ट के रूप में लिया जाने लगा जिन्होंने कभी इस विधा का न तो कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया था, न ही उन्हें आप वास्तविक में कोई कलाकार कह सकते थे। Yet so talent and artistic insight, लेकिन फिर भी वो उन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया। Their works are stimulating contrast to a lot of mainstream offerings। और उनके कार्य जो है वो मुख्य धारा के कार्यों से कुछ ज्यादा ही उत्तेजक, उनके विपरीत बहुत ज्यादा ही उत्तेजक प्रदर्शित होने लगे। Around the time Dubuffet was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise। और जिस वक्त डुबुफेट इस तथ्य को प्रतिपादित कर रहे थे, उसी वक्त भारत में एक अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज। ऐसे ही एक अप्रशिक्षित विद्वान के द्वारा एक
स्वर्ग का निर्माण किया जा रहा था। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as Rock Garden at Chandigarh। और years ago और सालों पहले द लिटिल पैच ऑफ जंगल, एक जंगल का छोटा सा स्थान था, दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन, तो उसे उसने एक गार्डन बनाने के लिए साफ करने की शुरुआत की। स्कल्प्टेड विथ स्टोन, पत्थरों की मूर्तियों, एंड रिसाइकिल्ड मटेरियल, और ऐसे सामानों से जो बेकार होते हैं, उन्होंने एक गार्डन का निर्माण किया जिसे हम आज या पूरी दुनिया आज रॉक गार्डन के नाम से जानी जाती है, जो कि चंडीगढ़ में है। इट्स 80-year ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर, और इसके 80 वर्षीय जो क्रिएटर और डायरेक्टर हैं जिनका नाम नेक चंद, is now hailed as India's biggest contributor to outside art, जिसे आज भारत के आउटसाइडर आर्ट के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर के नाम से जाना जाता है या माना जाता है। The 15th issue of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nek Chand and his rock garden sculpture "Woman by the Waterfall" on its anniversary issue cover। अपने 15वें संस्करण में पर आधारित एक मैगजीन है जिसका नाम है रॉ विजन। उन्होंने नेक चंद के द्वारा बनाई गई मूर्ति जिसका नाम था वुमेन बाय वाटरफॉल, उसे उन्होंने अपनी एनिवर्सरी में अपने मैगजीन के फ्रंट कवर में स्थान दिया हुआ है। यह उन्हें सम्मान मिला है। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट, और यह जो धारणा है आर्ट बुट और रॉ आर्ट की, was of work that were in their raw state as regards cultural and artistic influence। यह अपने रॉ स्टेट में पाए जाते हैं कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस के सम्मान में। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार वुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी और सभी कुछ, टिन से लेकर टिंक से लेकर टूटे हुए कार तक के कुछ को भी आप कला का रूप दे सकते हैं। समथिंग नेक चंद हैज टेकन टू डिजिंग हाइट्स, और ऐसा ही कुछ चकित कर देने वाला कार्य नेक चंद जी ने किया। Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dreams. The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of European exposition of his work। यूनेस्को के स्विस कमीशन ने इस बात को सम्मान प्रदान करते हुए कहा, रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट्स, उनके कला को पहचानते हुए कहा कि एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। इस प्रकार के अप्रत्याशित कार्य को एक आदमी भी कर सकता है अगर वह अपने सपने को जीना चाहे। द 5th month interactive show Realm of the Nek Chand beginning October will be held at leading museum in Switzerland, Belgium, France and Italy। स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली में रिल्म ऑफ नेक चंद नाम के एक इंटरैक्टिव शो की शुरुआत अक्टूबर से की जा रही है, जो कि इन स्थानों पर दिखाया जाएगा। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन, नेक चंद सेज। नेक चंद कहते हैं, और सबसे बड़ा इनाम तो तब होता है जब लोग उनके गार्डन में घूमते हैं और उसकी कला को, उसकी कृति को वह देखते हैं। So that is all with your lesson, The Landscape of the Soul। Thank you।